गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज हिमेश्वरी साहू, एचओडी ऑफ बायोलॉजी। मैं आपका साई कोचिंग धमतरी में स्वागत करती हूँ। आज हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक पेपर का पूरा फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है गोल्डन राइस इज। तो हम जानते हैं क्योंकि क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ये बायोटेक्नोलॉजी का है। बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक प्लांट से बनाया हुआ एक राइस है। इसमें क्या किया गया है, एक प्लांट है, उसमें बीटा कैरोटीन जीन को प्लांट में इंसर्ट कराया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होगा, लोगों में इम्यूनिटी इंक्रीज होगा। पहले जमाने में क्या होता था, अफ्रीका में क्या था, उसमें इम्यूनिटी बहुत लो था। उनका जो मुख्य खाना क्या होता है, चावल होता है। ठीक है, तो उसमें इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए चावल के जो प्लांट है उनमें क्या किया गया, बीटा कैरोटीन जीन को इंसर्ट कराया गया, जो कि होता है विटामिन ए का प्रिकर्सर। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। गोल्डन राइस क्या है, एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसमें बीटा कैरोटीन जीन को इंसर्ट कराया गया है। ठीक है, देखो इसमें लिखा है गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन एक ट्रांसजेनिक चावल है। बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम उस चावल को, ये कौन से कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, येलो कलर का होता है, इसीलिए इस राइस को क्या बोला जाता है, गोल्डन राइस। क्लियर? यह विटामिन ए की कमी को दूर करने में सहायक होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन ऑफ बीटा कैरोटीन। क्लियर है? सेकंड आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका कथन देखते हैं। पहला, द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की तुलना में प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया त्वरित एवं प्रभावशाली है। इसमें पहला बोला गया कि जो सेकेंडरी इम्यून सिस्टम, ये इम्यूनोलॉजी से लिया गया है, यह जो सेकेंडरी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स है वो ज्यादा क्विकर होता है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखे हैं कि जब पहली बार कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे बॉडी में टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करके बी सेल के पास मैसेज भेजता है। फिर बी सेल क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाने के बाद वो जो एंटीजन हमारे बॉडी में आया हुआ है उसको क्या करेगा, किल करेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, बहुत धीमा होता है। ठीक, बट जब वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, जब वही एंटीजन फिर से हमारे बॉडी में आएगा तो उसके पास क्या होता है, मेमोरी होता है। ठीक, तो मेमोरी के जरिए वो क्या करेगा, क्विक रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक, तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं, मेमोरी सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम आर रेडी टू कॉम्बैट री एंटरिंग एंटीजन। तो मेमोरी सेल इसीलिए बनाया गया है ताकि वो क्या करे, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके रखे जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में बना हुआ है। ठीक है, फिर जैसे ही कोई एंटीजन आएगा मेमोरी सेल क्या कर देगा, उसके लिए जल्दी एंटीबॉडी बनाएगा, क्विक। तो इसमें क्या होगा, क्विक रिस्पॉन्स शो होगा। तो ये जो दोनों है वो सही है, इसका कथन है और उसका रीजन भी सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, अपघटक जैसे कवक एवं जीवाणु होते हैं। तो हम जानते हैं कि फंजाई जो है वो कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है, मतलब जो सड़े गले पदार्थ है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सैप्रोफिटिक। ठीक है, और जीवाणु क्या होते हैं, जनरली अधिकांश जो बैक्टीरिया है वो कैसे होता है, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मींस अपने भोजन के लिए वो दूसरे किसी जीवों पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। कुछ जो जीवाणु होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, बट आपके पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, KNL। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कवक क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, मृतोपजीवी जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना पोषक तत्व क्या करते हैं, लेते हैं। और बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ, जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सर यहाँ पे थोड़ा कट कर दे रहा ना, वो हट गया मेरे से, जो पेन वाला था ना, अच्छा हाँ वो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन एम फेज ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, एम फेज में क्या होता है, सेल जो है वो एक सेल से 2 डॉटर सेल में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक, तो इसका सीक्वेंस पूछा गया है कि कौन सा फेज पहले होगा, उसके बाद कौन सा फेज आएगा, लास्ट में
कौन सा फेज आएगा। तो हम सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, उसमें सबसे पहला फेज क्या होता है, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होता है, हमको दिखाई नहीं देता, उसको क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन। क्रोमोसोम ना बोल करके क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन बोला जाता है। फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, पूरे सारे मध्य में आ जाते हैं। तीसरा है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, उसमें जो सेंट्रोमियर है वो बीच से ब्रेक होकर के अपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, क्रोमैटिड अलग होकर अपोजिट ध्रुवों की ओर क्या करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है। उसके बाद चौथा स्टेप होता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, बीच से ही उसमें कॉन्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है, उसमें दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, अलग अलग न्यूक्लियस, मतलब एक सेल से अब दो न्यूक्लियस कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक, बट वो कैसा रहता है, अभी डिवाइड नहीं हुआ है, वो दो सेल में कन्वर्ट हुआ नहीं है, अभी भी एक ही सेल है। फिर लास्ट में होता है क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ तक तो हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक सेल था, उससे यहाँ पे दो सेल बन गया, तो ये उसका करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में देखते हैं, पहले क्या आएगा, प्रोफेज, फिर टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ओ एम, ऑप्शन ए करेक्ट। मेरे को कलर समझ नहीं आ रहा था सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैचिंग क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है कौन सा किसके है। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या होता है, जैसे हम जानते हैं ये क्या है, क्रोमोसोम, ये क्या है, क्रोमोसोम, इसको बोला जाता है क्या, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का काम क्या है, क्रोमोसोम के जो भुजाएं हैं, आर्म्स है, उसको क्या करना, दोनों को जोड़ करके रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा है गुणसूत्र के दोनों भुजाओं को पकड़ के रखना, तो क्या होगा, ए का क्या होगा, सेकंड है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का काम ही क्या होता है, जैसे एक सेल है उसको क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना या फिर उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो ये कहाँ पे लिखा है, देखो, कोशिका को संरचनात्मक समर्थन प्रदान करना, ये होता है सेल वॉल। तीसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही होता है क्या, लिपिड फॉर्मेशन। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो इसमें देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, लिपिड संश्लेषण। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस में क्या होता है, जो भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना हुआ है वो गोल्जी ऑपरेटस में आता है, वहां पे होता है उसका मॉडिफिकेशन। जैसे कि अगर लिपिड है तो उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन है, लिपोप्रोटीन, लिपिड जोड़ दिया। ठीक, तो ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन। तो देखो यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, लिपिड में क्या जोड़ दिया गया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। तो ये है इसका आंसर, देखो ऐसा ए का सेकंड, इसका आंसर क्या होगा, बी। ये लिखा हुआ है, देखो, सेंट्रोमियर या गुणसूत्र के दोनों भुजाओं को जोड़ के रखता है, सेल वॉल कोशिका को संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का संश्लेषण करता है, गोल्जी ऑपरेटस ग्लाइकोलिपिड एवं प्रोटीन को संशोधित मतलब क्या, मॉडिफिकेशन करता है, उसमें कुछ अलग ग्रुप को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन। इसमें एक असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, इसमें से आपको सही और गलत बताना है। पहले इसमें असर्शन दिया हुआ है ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। तो ये क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इज रॉन्ग। यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट लिखा होता, ऑलमोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, तो ये क्या होता, बिल्कुल करेक्ट होता, क्योंकि सभी एंजाइम क्या नहीं होते, प्रोटीन होते। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि राइबोजाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग है। सम न्यूक्लिक एसिड बिहेव एज एंजाइम, करेक्ट है, क्योंकि अभी मैं बताई कि कुछ जो न्यूक्लिक एसिड जैसे कि आरएनए, ये क्या काम करता है, एंजाइम की तरह वर्क करता है, जिसको क्या बोला जाता है, राइबोजाइम। तो इसमें असर्शन ए रॉन्ग है और रीजन क्या है, करेक्ट है। देखो इसका आंसर, ये असर्शन फॉल्स बट रीजन आर ट्रू, करेक्ट ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया मैच द फॉलोइंग। ये किससे लिया हुआ है, आपके यूरिन फॉर्मेशन। इसमें बताया गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो यूरिन का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पे होता है, ये होता है कहाँ पे, ग्लोमेरुलर और मेल्फिगियन बॉडी। जो किसमें आता है, इसमें बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर दोनों आता है, किसमें आता है, ये मेल्फिगियन कॉर्पल्स। ठीक, तो इसमें होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कहाँ पे होता है, हेनलेस लूप, जो कि हेनलेस लूप एक सक्रा नली होता है जिसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कहाँ पे होता है, यूरेटर के थ्रू होता है। स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिन कहाँ पे स्टोर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर पे रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, मेल्फिगियन कॉर्पस, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, हेनलेस लूप, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर में, स्टोरेज ऑफ यूरिन कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर है ये? ठीक है, यहाँ पे देख लो, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। सूक्ष्म निरीक्षण अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेल्फिगियन ग्लोमेरुलर में होता है, मूत्र की सांद्रता हेनलेस के लूप में होता है, मूत्र का परिवहन नलिका जिसको यूरेटर बोला जाता है उसके द्वारा होता है, और इसका जो स्टोरेज है वो कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 की जो स्टेजेस हैं उनको कैसे लिखना है, करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। ठीक, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 को हम सबसे पहला होता है इसमें लेप्टोटिन। लेप्टोटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो एक पतली संरचना के समान दिखाई देता है। उसके बाद होता है जाइगोटिन, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। लेप्टोटिन के बाद में क्या होगा, जाइगोटिन। इसमें क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने लगता है और जो दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, तीसरा पेकाइटिन। इसमें पैचेस बनना शुरू हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है और एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक, उसके बाद आएगा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, कियाज्मा बनने लगता है। देखो यहाँ पे कियाज्मा बनने लगता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, कियाज्मा बोला जाता है। ठीक है, लास्ट स्टेप होता है डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होते हैं, जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। क्लियर, तो ये उसका सीक्वेंस है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, KLMNO, KLMN। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। ठीक है, पॉपी पौधे के किस भाग से ड्रग को क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। तो इसमें हम पढ़े पॉपी का ये प्लांट है, इसमें क्या किया जाता है, इसका जो लेटेक्स है, मिल्की लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला जाता है, लेटेक्स बोला जाता है। इसी लेटेक्स को कलेक्ट करके क्या बनाया जाता है, स्मैक बनाया जाता है, जो कि एक ड्रग है। जनरली ये किसमें आता है, हीरोइन। जनरली इससे क्या बनाया जाता है, हीरोइन नाम का ड्रग बनाया जाता है, जो किससे ऑब्टेन किया जाता है, पॉपी प्लांट। इसका जो वैज्ञानिक नेम है वो क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। इस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है स्मैक को। ठीक, यह एक नशीला पदार्थ है जो कि अफीम से प्राप्त किया जाता है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी लेटेक्स। क्वेश्चन नंबर 10, अमंग द टर्म लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर द फ्लोरल होड। ठीक है, आपको पुष्प चक्र के लिए तकनीकी रूप से सही नाम को क्या करना है, चयन करना है। तो हम जानते हैं जब भी हम फ्लोरल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें क्या लिखा जाता है, एंड्रोसियम, गायनोसियम, कोरोला, कैलिक्स। ठीक है, एंड्रोसियम के अगर वो सिंगल प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है, स्टेमन। गायनोसियम को अगर ये सिंगल प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है, पिस्टिल या फिर कार्पल। कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल को क्या बोला जाता है, कोरोला, और ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोला जाता है, कैलिक्स। तो अगर हम फ्लोरल डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, ये उसका क्या है, नेम है। अब इसमें देखो, इसमें से कौन कौन सा चीज इसमें नहीं दिया हुआ है, सेपल हम उसमें नहीं लिखते हैं और कार्पल इसमें नहीं लिखते। इसमें क्या आता है आपका, एंड्रोसियम और कोरोला, जे एंड केल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो नहीं है पूछा गया तो इसमें हो जाएगा एम एंड के। एम एंड के क्या हो जाएगा, इसका आंसर नहीं है। मतलब ये आपके जो पुष्प है, आपके फ्लोरल होल है, उसका पार्ट नहीं है ये। ठीक है, क्लियर, तो इसका आंसर क्या है आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म कौन से पाथवे से मूव करता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ये पूरा एक क्या है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर में 2 से 3 के संख्या में क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। स्पर्म कहाँ पे बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर में ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल को बना करके देखूं, ये क्या है, एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, इसमें ये है एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल एम। सेमिनिफेरस ट्यूबुल से एक छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको बोला जाता है रिटिटेस्टिस। तो एम के बाद क्या आ जाएगा, के। रिटिटेस्टिस से वास एफ्रेंसिया के थ्रू, ठीक है, वास एफ्रेंसिया, इसको क्या बोला जाता है, वास एफ्रेंसिया। वास एफ्रेंसिया के थ्रू ये किस में जाएगा, इपिडाइडेमिस। इपिडाइडेमिस में स्पर्म कैसे रहता है, कलेक्ट रहता है। ठीक है, फिर इजाकुलेशन के टाइम पे इपिडाइडेमिस से
वास डिफरेंशिया के थ्रू स्पर्म जो है वो किस में जाता है, पेनिस में जाता है। क्लियर। तो इसका जो सीक्वेंस है वो कैसे होगा, सबसे पहला होगा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद जाएगा रिटी टेस्टिस, फिर जाएगा एफ्रेन डक्ट थर्ड, उसके बाद फोर्थ जाएगा एपिडाइडिमिस, फिर फिफ्थ जाएगा वास डिफरेंस। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया ऑल दी फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट। इसमें जो दिया हुआ है, चार आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें सारे क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है, एक को छोड़कर। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ते हैं। देखो जो कंजर्वेशन है वो क्या होता है, जैसे कोई प्लांट इंडेंजर्ड में आ गया, कोई विलुप्त होने वाला है, तो उसको क्या करते हैं, हम कंजर्व करके रखते हैं। तो कंजर्वेशन दो प्रकार के होते हैं आपके, इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन में क्या किया जाता है, जो प्रजाति जो विलुप्त होने वाले ऐसे एनिमल या प्लांट है, उसको क्या किया जाता है, उसी के जगह पे जहाँ पे वो प्रेजेंट है वहीं पे उसको क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इन सितु कंजर्वेशन। इसके एग्जाम्पल में देखेंगे, इसमें आता है देववन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे आते हैं इन सितु कंजर्वेशन, जिसमें जो जीव जहाँ पे है उसको वहीं पे कंजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है क्या, एक सितु कंजर्वेशन। एक सितु कंजर्वेशन में क्या होता है, जो एनिमल है या प्लांट है उसको क्या किया जाता है, एक जगह से हटा करके दूसरे जगह पे उसको कंजर्व किया जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या, एक सितु कंजर्वेशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आएगा आपका वनस्पति विज्ञान, सीड बैंक, चिड़ियाघर, सफारी पार्क। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक सितु कंजर्वेशन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देववन, क्योंकि ये क्या है आपका इन सितु कंजर्वेशन, इन सितु कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रुप देववन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है The promoter site and the terminator site for transcription are located at। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, mRNA से क्या बनेगा आपका, DNA से क्या बनेगा, mRNA। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसका जो प्रमोटर साइट है वो कौन से साइट में प्रेजेंट होता है और टर्मिनेटर साइट जो है वो कौन से साइट में प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो हम देखते हैं ये क्या है, एक डीएनए का सीक्वेंस है, इसमें इधर होता है 5 प्राइम। हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज वो कैसे काम करता है, हमेशा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर ही मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो जो प्रमोटर है वो हमेशा कौन से साइड पे होता है, 5 प्राइम साइड पे होता है, और टर्मिनेटर जो है वो कौन से साइड पे होता है, 3 प्राइम साइड पे होता है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक, इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन बनना शुरू होगा। ठीक है, 3 प्राइम को क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टर्मिनेशन। ठीक है, और प्रमोटर से क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अमीनो एसिड को जोड़ना शुरू कर देगा। क्लियर ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड एंड 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली दी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, इसमें प्रमोटर जुड़ा होगा और इसमें टर्मिनेटर जुड़ा होगा। ठीक है, समझ आए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है नेटिलिटी रिफर्स टू। नेटिलिटी एक वर्ड है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो नेटिलिटी किसके लिए यूज किया जाता है, जन्म दर कि कितना एक पॉपुलेशन है वहां पे, कितने एक पॉपुलेशन में कितने वहां पे जन्म ले रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, नेटिलिटी। ठीक, मोर्टेलिटी क्या होता है, डेथ रेट, ये क्या है, नेटिलिटी। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि करता है, जनसंख्या में कमी को क्या बोला जाता है, मोर्टेलिटी। तीसरा लिखा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग दी हैबिटाट, इसको क्या बोला जाता है, अगर कोई इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हैबिटाट को छोड़ करके कुछ दूसरे जगह पे जा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इमिग्रेशन। ठीक है, और चौथा इसमें लिखा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग दी हैबिटाट, कोई हैबिटाट है वहां पे कोई इंडिविजुअल आकर के रह रहा है, बाहर से आ रहा है, तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इमाइग्रेशन। तो इसमें क्या पूछा गया है, जनता को पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्थ रेट। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, ये जेनेटिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के 3 क्या थे, लॉज दिए थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, स्वतंत्र अपयूहन के नियम, एक डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और एक होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, तो इसमें पूछा गया स्वतंत्र अपयूहन के नियम उन जीनों के लिए लागू होता है जो स्थित होते हैं। ये कौन से जीन में
लागू होता है? तो हम जानते हैं ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर ही होता है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पर हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, जब गैमेट बनना होता है तो जो एलील है वो क्या हो जाता है, अपने इच्छा से कहीं पे भी कोई भी गैमेट में जा सकता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, देखो असमान है तो ये वाला गैमेट हो सकता है फीमेल गैमेट बनाए, ये मेल में चला जाए। ठीक, तो ये जो जीन है वो अपने स्वेच्छा के अनुसार क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और उनके युग्मक में जाने की संभावना एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्वतंत्र अपयूहन के नियम। ठीक है, ये मेंडल के थ्रू दिया गया था। तो ये किस में होता है, हमेशा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ही अप्लाई होता है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है एडल्ट ह्यूमन आरबीसी। ये आपको पता है कि एक हमारे ह्यूमन बॉडी में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, ये वहीं पे लिखा हुआ है, वयस्क मनुष्य में आरबीसी केंद्रक विहीन होता है। इस विशेषता का सही स्पष्टीकरण निम्न तथ्यों द्वारा हो सकता है। आरबीसी में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये क्यों नहीं होता, इसका क्या पूछा गया, स्पष्टीकरण पूछा गया है। ठीक, तो इसका क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रीजन हो सकता है, देखते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। आरबीसी में केंद्रक हट जाने से इनके भीतर हीमोग्लोबिन संग्रहित हो पाता है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो सही, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये प्रजनन नहीं करता। ठीक है, ये प्रजनन नहीं करता क्योंकि ये किसमें होती है, इसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं। ये परिपक्व कोशिका है क्या, नहीं है, तो ऐसे कोशिका में तो प्रजनन होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दे आर सोमैटिक सेल, ये सोमैटिक सेल तो है नहीं क्योंकि सोमैटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और आरबीसी में तो पहले ही बताया गया है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देखो, इंक्रीज हीमोग्लोबिन स्टोरेज, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो सके, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ सके। ठीक, तीसरा लिखा हुआ ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हम जानते हैं आरबीसी के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें एल और एम क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है The similarity of bone structure in the forelimb of many vertebrate in example of। ठीक है, इसमें लिखा है बोन के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी पाया जा रहा है दो वर्टिब्रेट्स के बीच। तो ये जो टर्म है वो क्या कहलाता है। ठीक, ये आपका किसका है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि होमोलॉजी क्या होता है, एनोलॉजी क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है। एनोलॉजी में क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट वर्क सेम होता है। होमोलॉजी मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा बट वर्क डिफरेंट होगा, अलग अलग काम होगा उसका। ठीक है, कन्वर्जेंट मतलब एक जो सेल है वो दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है, वातावरण के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार अपने जीन में क्या कर लेना, उसको अडॉप्ट कर लेना, क्या कहलाता है, एडॉप्टिव रेडिएशन। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी, तो ये किसको बता रहा है, होमोलॉजी को बता रहा है। ठीक है, होमोलॉजी एक बार देख लेते हैं। विभिन्न कशेरुकियों के अग्रपादों की अस्थियां संरचना में समान होती हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समानता समझाता या होमोलॉजी को दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें भी सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर समान है, तो ये किस में आएगा, ये होमोलॉजी में आएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, होमोलॉजी। ठीक, देख लो होमोलॉजी के एग्जांपल्स है ह्यूमरस, जो ह्यूमन, चमगादड़, डॉल्फिन और हॉर्स। इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर सेम है बट उसका जो वर्क है वो कैसा है, डिफरेंट है। ठीक, जैसे कि रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस, फेलेंजिस, सब में सेम दिख रहा है बट सब में क्या है, देखो डॉल्फिन में क्या करते हैं, उसको फ्लाइंग स्विमिंग के लिए यूज करते हैं, ये क्या करते हैं उसमें दौड़ने के लिए। ह्यूमन में इसका काम क्या होता है, कोई भी चीज को कैच, कुछ सामान को हटाने के लिए। ठीक है, बैट में क्या काम आता है उसका, उड़ने के लिए। तो सबका काम क्या है, अलग अलग है बट उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर है, तो इसको बोला जाता है होमोलॉजी। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। इसमें पूछा गया है, ये जो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन सा एक ऐसा ड्रिंक है जो विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है। डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी पेय पदार्थ बना रहे हैं, अल्कोहलिक पदार्थ बना रहे हैं, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा को कम विदाउट डिस्टिलेशन अगर कुछ अल्कोहलिक बना रहे हैं तो उसमें अल्कोहल की मात्रा क्या होती है,
कम होती है, ठीक है। बट अगर हम डिस्टिलेशन के थ्रू कोई पेय पदार्थ बनाए तो उसमें अल्कोहल की मात्रा को बढ़ाया जाता है। जितना डिस्टिलेशन होगा उतना ज्यादा उसमें अल्कोहल का कंटेंट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो देखो इसमें जो वाइन है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसको किससे बनाया जाता है, अंगूर से बनाया जाता है, फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। इसमें अंगूर को क्या किया जाता है, फर्मेंटेट किया जाता है, उसके बाद इसमें क्या बनाया जाता है, वाइन को तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई डिस्टिलेशन नहीं करते, कोई आसवन का प्रक्रिया नहीं किया जाता, ठीक है। अदर जैसे इसमें लिखा है विस्की, रम, ब्रांडी, इसको क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है, जिससे इसमें क्या हो जाएगा, अल्कोहल का कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे में अल्कोहल कंटेंट हाई रहता है बिकॉज ऑफ डिस्टिलेशन। वाइन में क्या होता है, अल्कोहल कंटेंट कम होता है क्योंकि इसमें डिस्टिलेशन नहीं होता। यही पूछा गया कि किसमें डिस्टिलेशन नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वाइन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या बताना है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बताना है, ठीक। मतलब जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहला, हमेशा जब भी टैक्सोनॉमी की बात किया जाए तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, जो सबसे बड़ा हो, उसके बाद जो सबसे छोटा स्पीसीज है उसको लिखा जाता है, ठीक। तो टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं जो एनिमल किंगडम है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, उसके बाद में क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे वर्गीकरण लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी हायरार्की का। सबसे पहला क्या होता है, सबसे बड़ा होता है किंगडम, ठीक। उसके बाद फाइलम लिखा जाता है जो कि उप समूह होता है, फिर क्लास आता है जो फाइलम का उप समूह होता है, फिर ऑर्डर आता है जो क्लास का उप समूह होता है। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, फैमिली, जिसको हिंदी में बोला जाता है कुल। ये ऑर्डर का उप समूह है, सबसे छोटा और अधिक विशिष्ट समूह है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें लिखा हुआ है KLMNO, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है जिसके कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो हम आर्थ्रोपोडा जैसे ही पढ़ते हैं उसका मेन कैरेक्टर क्या होता है, ज्वाइंटेड अपेंडिज। देखो इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडिज पाए जाते हैं। ये इसका मेन कैरेक्टर है किसका, आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। इसका जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो देखो इसमें ज्वाइंटेड, ये तो सही है। दूसरा ये इसका जो एक्सोस्केलेटन है किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ये भी सही है, ठीक है। नेफ्रिडिया के थ्रू उत्सर्जन होता है, गलत है। किसके थ्रू होता है, इसमें मेल्फिगियन बॉडी के थ्रू होता है, ठीक है। नेफ्रिडिया के द्वारा नहीं होता, इसमें किसके द्वारा होता है, मेल्फिगियन ट्यूबल के थ्रू होता है, तो ये गलत है। कैनाल सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, तो ये दोनों सही हैं। JRK ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद है आपको बायोलॉजी का डिस्कशन समझ आया होगा। हाँ, इसको थोड़ा बाद में बोलेंगे। आप सभी ध्यान रखें, यह जो प्रश्न के उत्तर विश्लेषण और शैक्षणिक स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है, इसमें फाइनल आंसर के आने पर परिवर्तन की संभावना है। उम्मीद है आपको ये बायोलॉजी का पेपर डिस्कशन आपके लिए उपयोगी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।